सोचो जरा, एक ऐसा देश जहां 2500 साल पहले एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसे जलाने में 3 महीने लगे। जहां चाइना से, कोरिया से, पर्शिया से, अलग अलग दुनिया के देशों से लोग पढ़ने आया करते थे। जहां चाणक्य हुए जिसने दुनिया को राजनीति और अर्थशास्त्र सिखाया। और आज उसी देश का एक विद्यार्थी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से इतना डर जाता है कि उसे रात को नींद नहीं आती। आप घटनाएं सुनते हैं, लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। यह सिर्फ एक बोर्ड की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस पूरी यात्रा की जो ब्रिटिश राज की चालबाजियों से गुजरते हुए आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक पहुंची है। मेरा नाम है महिम तिवारी और आज मैं आपको ले चलूंगा उस यात्रा पर जहां पर भारत ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, अर्थ, नीति और शास्त्र के मूल्यों के उत्कर्ष पर था। लेकिन सैकड़ों वर्षों की परतंत्रता के बाद किस प्रकार हम अपनी ही ज्ञान परंपरा के प्रति हीन भावना से भर गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस यात्रा को। बात करते हैं आज से करीब 3000 साल पहले की। भारत में शिक्षा का मतलब था गुरुकुल। न कोई स्कूल, न कोई क्लासरूम, न एग्जाम हॉल, कोई प्रेशर नहीं, बस एक गुरु और उनके साथ उनके रहने वाले शिष्य। विद्यार्थी अपने गुरु के घर जाता था, वहां पर भोजन पकाना, पानी भरना, सारे काम करना, जीवन भी सीखना और शास्त्र भी सीखना, ये सारे काम एक साथ हुआ करते थे। फिलॉसफी हो, मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मेडिसिन हो, वॉरफेयर हो, लॉ हो, सब कुछ। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था, पूरे इंसान को बदलने की प्रक्रिया थी। इसी गुरुकुल सिस्टम ने दिए आर्यभट्ट जिसने शून्य की खोज की। इसी सिस्टम ने दिए पाणिनि, गौतम, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी जिसने पूरी दुनिया के सारे विज्ञानों को बदल के रख दिया। महर्षि पाणिनि के व्याकरण से तो आज भी कंप्यूटर साइंस के विद्वान इंस्पिरेशन लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। इसी सिस्टम ने चरक और सुश्रुत जैसे आयुर्वेदज्ञ दिए जिन्होंने दुनिया को सर्जरी सिखाई। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला भारत में ही था। एक ऐसी जगह जो आज तो पाकिस्तान में है, लेकिन उस वक्त वो भारत का गौरव हुआ करता था। 600 BC यानी आज से लगभग 2600 वर्ष पहले यहां पर 68 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। दुनिया भर से स्टूडेंट्स, विद्यार्थी आते थे, बेबीलोन से, ग्रीस से, और यहां पर आकर के अपना ज्ञानवर्धन करते थे। यहीं पर चाणक्य ने पढ़ा और पढ़ाया, यहीं पर वो दिमाग पैदा हुआ, यहीं पर वो मस्तिष्क मूर्त रूप में आया जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, पूरे भारत का सम्राट बनाया। और नालंदा, इसके बारे में तो आपने सुना ही है कि इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही, जब दुर्भावना से युक्त होकर के विद्यालय की लाइब्रेरी को जला दिया गया। आज के बिहार में स्थित है वो स्थान जहां पर 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी एक साथ रहते थे, 1500 से ज्यादा शिक्षक थे, 9 मंजिला से भी ऊंची लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगंज, अर्थात सच्चाई का, ज्ञान का जो स्थान है, धर्मगंज उसे कहते थे। यहां पर बौद्ध धर्म, लॉजिक है, ग्रामर है, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, सब कुछ पढ़ाया जाता था। चीन से जुआंगजैंग यहां पर पढ़ने आए और उन्होंने इसे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी कहा। और फिर वो दुर्भाग्यशाली क्षण 1193 AD में आया। बख्तियार खिलजी, उसने अपने अहंकार में द्वारपाल से पूछा कि क्या है तुम्हारे इस विश्वविद्यालय में। उसने बताया कि यहां पर पूरे भारत का, पूरे विश्व का ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, नीति, धर्म, अर्थ, चिकित्सा, संगीत, सब कुछ है। तो उस अहंकारी खिलजी ने अपने हाथ में कुरान को लेकर के, एक हाथ में और दूसरे हाथ में तलवार लेकर के कहा कि बताओ इसमें क्या इससे कुछ अधिक है। पुस्तकालय के द्वारपाल ने भय के कारण मना कर दिया और उस मूर्ख ने, उस अहंकारी ने नालंदा को जलाने का आदेश दिया। वो लाइब्रेरी जिसमें लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, वो लाइब्रेरी जो 3 महीने से अधिक समय तक सिर्फ जलती रही और उसकी आग ठंडी नहीं हुई। उस दिन सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं जला साथियों, उस दिन एक पूरी सभ्यता का ज्ञान खाक हो गया। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सदियां बीती, मुगल आए और गए। सन 1600 में एक और नई ताकत भारत के दरवाजे पर दस्तक देती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में वे ट्रेडर्स थे, व्यापार करने आए थे, हमारे धन को लूटने आए थे, लेकिन धीरे धीरे वे रूलर्स बन गए। जब कोई देश किसी पर राज्य करना चाहता है तो वहां के लोगों के मानस को गुलाम बनाता है। तो सबसे पहले उसने यही किया, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रहार किया। 1813 में चार्टर एक्ट आया। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा कि हम इंडिया में एजुकेशन पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। हर साल 1 लाख रुपए। साथियों, उस समय 1 लाख रुपए बहुत अधिक होते थे, लेकिन समस्या यह थी कि किस तरह की एजुकेशन, किस तरह की शिक्षा देना चाहते थे। संस्कृत की शिक्षा, वेदों की शिक्षा, ट्रेडिशनल एजुकेशन या फिर इंग्लिश और वेस्टर्न साइंस। बस यही बहस 20 साल तक चली और 2 फरवरी 1835 को ऐसा काला दिन
जिस दिन से भारत की शिक्षा पूरी तरीके से बदल गई। एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने एक डॉक्यूमेंट रखता है, नाम था मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, और उसमें एक ऐसी बात लिखी थी जिस बात ने इस पूरे देश के सारी शिक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी। और उसमें लिखा हुआ था कि अ सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। कितनी घातक बात। यानी मैकॉले ने बेसिकली यह कह दिया कि भारत का सारा ज्ञान, उसकी सारी भाषाएं, उसके सारे ग्रंथ, उसके सारे शास्त्र एक यूरोपियन लाइब्रेरी के एक अलमारी के बराबर भी नहीं है। तो फिर उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था एक ऐसा क्लास तैयार करना, एक ऐसी ब्रीड तैयार करना, ऐसे विद्यार्थियों की श्रृंखला तैयार करना जो इंडियन बाय ब्लड एंड कलर तो हो, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। मतलब उनकी बुद्धि, उनकी चेतना, सब कुछ अंग्रेजी हो। सिर्फ शरीर से भारतीय हो लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो, जो ब्रिटिश राज और आम भारतीयों के बीच में दलाल का काम कर सके। और गवर्नर ने 7 मार्च 1835 को इसे अप्रूव भी कर दिया, और यहीं से पूरे भारत के एजुकेशन को एक नई डायरेक्शन, एक पतन की दिशा मिल गई, जहां से भारत की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ पतन की ओर ही गई है। जिसने सिर्फ नौकर पैदा किए, जिसने सिर्फ क्लर्क्स बनाए, बाबू बनाए, जिसने इस देश में महान वैज्ञानिकों को, महान दार्शनिकों को पैदा होने से रोक दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुले, संस्कृत और पर्शियन कॉलेजेस की फंडिंग मिलनी बंद हो गई, ट्रेडिशनल गुरुकुल्स को बैकवर्ड कहा जाने लगा। मैकॉले का प्लान काम कर गया और उसके इफेक्ट्स हम आज भी महसूस कर सकते हैं। आज भी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर संस्कृत भाषा में बात करता है, कोई व्यक्ति अगर हिंदी में बात करता है, कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो उसे हम कमतर आंकते हैं। और वहीं पर अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बात करता है, कोट पैंट और टाई पहन करके अगर आपके सामने आ जाए, तो हम भी एक सामान्य धारणा से सोचने लगते हैं कि शायद ये ज्यादा अधिक विद्वान होगा। साथियों, फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसे हम मॉडर्न एजुकेशन यानी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप कह सकते हैं, उसका ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इसने पूरे भारत में एजुकेशन का एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बनाया, प्राइमरी स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालयों तक। 1857 में कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में भारत के पहले विश्वविद्यालय बने। लेकिन यह सब कुछ था किसके लिए? यह सब कुछ था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उन्हें क्लर्क्स चाहिए थे, ट्रांसलेटर्स चाहिए थे, पेपर वर्क संभालने वाले लोग चाहिए थे। इंजीनियर्स नहीं चाहिए उनको, साइंटिस्ट नहीं चाहिए, लीडर्स नहीं चाहिए। क्योंकि अगर लीडर्स होंगे यानी नेता, नयति इति नायकः, अगर नायक पैदा होने लग जाएंगे इस देश में, तो फिर अंग्रेजों को इस देश को छोड़ करके भागना पड़ेगा। और इसका प्रभाव यह है कि हम आज भी सरकारी दफ्तरों में देखते हैं कि बस कागज का पेट भरना चाहिए, काम हो या ना हो, कागज पर इमारतें बन जाती हैं, पर वास्तविकता में कुछ होता ही नहीं। जीवित व्यक्ति को भी यदि सरकारी दस्तावेज मृत घोषित कर दें, तो व्यक्ति यह साबित नहीं कर सकता कि वो जीवित है। वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रह जाएगा। ये जो शिक्षा प्रणाली ने हीरे पैदा किए हैं, ये उन हीरों की देन है। अब एक प्रश्न आता है कि एजुकेशन बोर्ड्स का जन्म कैसे हुआ? जब ब्रिटिश राज अपने पीक पर था और भारत में एजुकेशन एक्सपैंड कर रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अलग अलग जगहों का एग्जाम का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। हर जगह अपने तरीके का एग्जाम लिया जा रहा था, हर स्टेट में अलग अलग बोर्ड्स बनाए जा रहे थे। तो फिर 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन बना, इसे सैडलर कमीशन भी कहते हैं। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंडिया में प्रॉपर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बनने चाहिए, और 1921 में भारत का पहला एजुकेशन बोर्ड बना, उसका नाम था यूपी बोर्ड। जी हां साथियों, यूपी बोर्ड भारत का सबसे पहला एजुकेशन बोर्ड था। उस समय इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, जिसे आज हम यूपी बोर्ड कहते हैं। यही वो नींव थी जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा हुआ। इसके बाद 1929 में अजमेर में एक नया बोर्ड बना, उसका नाम था बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना। इसमें राजपुताना, सेंट्रल इंडिया, ग्वालियर ये सब शामिल थे। इस बोर्ड में 38 मेंबर्स थे, जिसे आज हम सीबीएसई बोर्ड कहते हैं। वही राजपुताना बोर्ड रूपांतरित होकर के सीबीएसई बन गया। उसके बाद तारीख आई 15 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन अब प्रश्न यह था कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ब्रिटिश मॉडल को कॉपी करें या फिर कुछ नया निकाला जाए। सीबीएसई को कंप्लीटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। मकसद था उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चों को एक स्टेबल एजुकेशन देना, जिनकी जॉब्स के कारण वे पूरे भारत में ट्रांसफर होते रहते थे। क्योंकि उस समय पूरे देश में अलग अलग स्टेट के अपने अपने बोर्ड्स हुआ करते थे, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड। तो इन सभी बोर्ड्स को मर्ज करके एक नेशनल बोर्ड बनाया गया, जिसे सीबीएसई कहा गया। इधर एक और बोर्ड की कहानी चल रही थी। 1958 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लोकल एग्जामिनेशन सिंडिकेट ने भारत में एक नए बोर्ड को एस्टेब्लिश किया। उसका नाम था आईसीएससी, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह बोर्ड बेसिकली ब्रिटिश कैरिकुलम का इंडियन वर्जन था।
इंग्लिश मीडियम, डिटेल्ड कैरिकुलम, बड़ा सिलेबस, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक ही समस्या कि ये सारे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में था। धीरे धीरे इसे एलीट प्राइवेट स्कूल्स में भी डाला गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वही थी साथियों कि ये सारे बोर्ड्स उसी अंग्रेजी मानसिकता को भारतीय छात्रों के ऊपर थोप रहे थे, जिसे अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए बनाया था, जिसे अंग्रेजों ने भारतीय छात्रों की प्रतिभाओं को मारने के लिए पैदा किया था। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो प्रतिभावान बच्चों के अंदर की प्रतिभा को मार करके उन्हें मशीन बनाने पर तुली हुई थी। सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा हर राज्य ने अपना बोर्ड बनाया। महाराष्ट्र में एसएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आज भारत में लगभग 32 से ज्यादा स्टेट बोर्ड्स हैं। हर स्टेट का अपना सिलेबस, अपना स्टैंडर्ड, अपना एग्जाम पैटर्न। इस डाइवर्सिटी में भी एक समस्या थी कि जब एक राज्य का विद्यार्थी दूसरे राज्य में जाता था तो उसका बोर्ड उसके साथ नहीं जा सकता था, तो उसके बोर्ड चेंज हो जाते थे, परीक्षाएं डिस्टर्ब होती थी, बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती थी। भारत में एजुकेशन पॉलिसीज बनी कि टीचर्स को बेहतर पे मिल सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इरादे अच्छे थे पर इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाया। और 2020 में एक नई शिक्षा नीति बनी। शिक्षा को पूरी तरीके से बदलने के लिए उसके सारे पैटर्न्स बदल दिए गए, लेकिन असली सवाल आज भी वहीं पर खड़ा हुआ है कि पॉलिसी पेपर पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? इंप्लीमेंटेशन नहीं होता हुआ दिखाई देता है। आज भी भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल्स हैं उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स की कमी है, और जो शहरों में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर इतनी अधिक फीस है, लाखों में फीस है कि वहां पर सामान्य व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। स्टेट बोर्ड्स बेसिक फैसिलिटीज के लिए तरस रहे हैं, और जो इस तरह के नेशनलाइज्ड बोर्ड्स हैं वहां पर इतनी अधिक फीस होने के कारण सामान्य विद्यार्थियों को एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है। और साथियों, इसलिए आवश्यकता थी एक ऐसे बोर्ड की जो सब कुछ समाहित कर सके, जिसमें भारतीय ज्ञान भी हो और आधुनिक विज्ञान भी हो, जिसमें ऋषियों की आशा भी हो और जिसमें कंप्यूटर की भाषा भी हो, जो हर हाल में भारत को वैचारिक दरिद्रता से मुक्त करे और हमको भारत के उसी प्राचीन गौरव का बोध करवाए जहां पर ऋषियों ने विज्ञान के इतने बड़े बड़े सूत्र दिए, इतनी बड़ी बड़ी खोजें की, और उसके साथ साथ उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन जीना भी सिखाया। सिर्फ कागजों में नहीं घुसे रहना है, कागजों से बाहर निकल करके ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, यहां पर रहने वाले जो लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको भी मूर्त रूप से अपने अंदर आहूत करने की जो प्रेरणा है, जो ऋषियों से हमारे पास तक आई है, एक ऐसा बोर्ड जो ये सब कुछ दे सके, जो मनुष्य को मशीन न बना करके अपितु बेहतर मनुष्य बनाने की ओर प्रेरित करे। इसी खोज में भारत की आर्ष संन्यास परंपरा के द्योतक स्वामी रामदेव जी की अध्यक्षता में जन्म हुआ भारतीय शिक्षा बोर्ड का। जिस प्रकार इस बोर्ड का नाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड, उसी प्रकार इसके काम भी हैं। इस बोर्ड ने पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को मानसिक गुलामी से मुक्त करने का संकल्प लिया है। योग ऋषि स्वामी रामदेव का ध्येय है कि इस देश को वैचारिक दरिद्रता से दूर करना है, न सिर्फ आर्थिक गुलामी, न सिर्फ राजनीतिक गुलामी, अपितु मानसिक गुलामी से भी बच्चों के मानस को मुक्त करना है। क्योंकि अगर किसी राष्ट्र को हम भव्यता प्रदान करना चाहते हैं, अगर उसको उसका खोया हुआ गौरव प्रदान करना चाहते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि राष्ट्र पुनः उसी ऊंचाई पर पहुंचे जहां पर यह ऋषियों के कालखंड में हुआ करता था, तो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि जो बीज इस धरती में बोए जा रहे हैं उन बीजों के अंदर मानसिक गुलामी न हो। यदि बीज ही मानसिक गुलामी के शिकार होंगे तो वृक्ष कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई, भारत सरकार से उस बोर्ड को मान्यता मिली और पूरे देश के विद्यालय उससे संबद्ध हो सकें, इसके लिए उसका करिकुलम बनाया गया, उसका सिलेबस बनाया गया, और किस प्रकार शिक्षा दी जानी है, कैसा टाइम टेबल होगा, किस प्रकार की बातें बच्चों को बतानी है, इतिहास में किन भागों को अधिक वरीयता देकर के बताना है, किन भागों पर कम वरीयता देनी है, यह सारा निर्णय लिया गया। कौन कौन सी भाषाएं बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, जिस प्रकार का भाषा का विवाद इस देश में देखने को मिल रहा है, उस भाषा के विवाद से किस प्रकार मुक्ति हो सके। जैसे हम प्रांतों के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बटे हुए हैं पूरे देश में, कैसी ये सारी शक्तियां, पूरे देश की ताकतें इकट्ठी हो सकें और एकजुट होकर के विश्व पटल पर भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकें। देश भर में हजारों विद्यालयों को इससे संबद्ध किया जा चुका है। पतंजलि की तरफ से चलाए जा रहे जो प्रकल्प हैं, वो वैदिक गुरुकुलम हो, आचार्य कुलम हो, या फिर गुरुकुलम के जितने भी भाग पूरे देश में खुले हुए हैं, आचार्य कुलम के जितने भी स्कूल्स पूरे देश में खुले हुए हैं, गुरुकुल घासेड़ा है, या इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं पतंजलि से संबद्ध हैं, वे सारी तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से संचालित हो ही रही हैं। उसके साथ साथ योग ऋषि स्वामी रामदेव का लक्ष्य है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक विद्यालयों को इसके साथ जोड़ा जाए, और आने वाले 5 से 10 वर्षों में इस पूरे राष्ट्र को मानसिक दरिद्रता और मानसिक गुलामी से मुक्त करने के लिए राष्ट्र के प्रत्येक विद्यालय को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाए। लोगों को इस बोर्ड से जुड़ने में थोड़े से प्रश्न भी होते हैं
कि नया बोर्ड है, क्या मान्यता होगी, क्या विदेशों में इसकी मान्यता होगी। भारत सरकार ने इस बात पर पूरी तरीके से स्पष्टता दी है कि यह बोर्ड पूरी तरीके से जिस प्रकार सीबीएसई मान्य है, जिस प्रकार आईसीएसई बोर्ड मान्य है, उतने ही महत्व के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड भी पूरी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत के 16 प्रांतों से सैकड़ों स्कूल इससे जुड़ चुके हैं। और एक गजब की बात मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ सनातन धर्मावलंबी अपितु क्रिश्चियंस भी, मौलवी भी, मदरसों को भी भारतीय शिक्षा बोर्ड में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए जब मैंने भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष माननीय एनपी सिंह जी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी मौलवियों से और क्रिश्चियंस के पादरियों से भी बात चल रही है कि कैसे जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, जो मदरसे हैं, उनको भी भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ करके भारतीय अस्मिता को पूरे विश्व में प्रकाशित करने के लिए किस प्रकार काम किया जा सकता है। क्या अद्भुत काम इस देश में भारतीय शिक्षा बोर्ड के नाम पर माननीय एनपी सिंह जी और योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने किया है। इस पूरी वीडियो में हमने यात्रा की गुरुकुल की उस छांव से जहां पर चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे मस्तिष्क पैदा हुए, नालंदा की उस लाइब्रेरी की राख से जो ज्ञान का सबसे बड़ा विनाश था, और मैकॉले के उस मिनट्स से जिसने हमें अंग्रेजी तो दी लेकिन उसकी मंशा हमको अपंग कर देने की थी। हमारी जड़ों से हमें काटने की कोशिश की गई जिसमें बहुत हद तक वो सफल भी रहा, लेकिन उसकी मंशाएं आज तक तो सफल होती रहीं, आने वाले समय में बिल्कुल सफल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड इस देश में प्रत्येक सिटीजन को ग्लोबल सिटीजन बनाएगा। प्रत्येक भारतीय को भारतीय अस्मिता पर गौरव करने के लिए उसके अंदर की प्रेरणा को जगाएगा, उसे भारत के उस महान इतिहास से, उस गौरवशाली अतीत से जोड़ने की कोशिश करेगा, जिस गौरवशाली अतीत को हम इन बोर्ड्स के चक्कर में आकर के, इस मानसिक गुलामी को पैदा करने वाली शिक्षा प्रणाली के चक्कर में आकर के भूले हुए थे। अब साथियों, सवाल यह है कि एज अ सोसाइटी, एक समाज के रूप में हम क्या चाहते हैं, क्योंकि सारा निर्णय हमको लेना है। क्या हम वो एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं जो सिर्फ एग्जाम क्रैक करना सिखाए, जो सिर्फ क्लर्क्स बनाए, जो सिर्फ आपके बच्चों को मशीन बना दे, या फिर हम वो सिस्टम चाहते हैं जो नालंदा की तरह विचार करना भी सिखाए, सवाल पूछना भी सिखाए, दुनिया को बेहतर बनाने की हिम्मत दे, जो इस सारे संसार को अपना मानने की प्रेरणा दे, न सिर्फ अपने बारे में सोचे अपितु पूरे दुनिया को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारे संसार में प्रत्येक प्राणी सुख में हो, जो इस प्रकार के गुण आपके बच्चों को दे। हमें और आपको चुनना पड़ेगा। सिर्फ बोर्ड्स बना देने से कुछ नहीं होने वाला जब तक इस देश में प्रत्येक नागरिक के मन में वो भारतीय अस्मिता जागृत ना हो जाए, वो भारतीय अस्मिता रूप ना ले ले, साकार ना हो जाए। तो साथियों, विचार अवश्य कीजिएगा और जिस भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं उसके मैनेजमेंट से मिलिए, उसके प्रिंसिपल से मिलिए और उनको बताइए कि हमें सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड ये सब नहीं चाहिए, हमें अपने स्कूल में भारतीय शिक्षा बोर्ड चाहिए। जब आप लोग दबाव बनाएंगे मैनेजमेंट के ऊपर, जब आप लोग दबाव बनाएंगे प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो वो लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड को अपनाएंगे और आपके बच्चे उन ऋषियों की संतानों के समान तेजस्वी और ओजस्वी होंगे। उस भारत के गौरवशाली अतीत से अपने आप को जोड़ करके भविष्य में मशीन न बन करके भविष्य में वे नेता बनेंगे। और नेता कैसे? नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे, आज के नेताओं के समान भ्रष्ट नहीं होंगे। तो साथियों, निर्णय आपका है। मैंने आपको सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां दे दी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं कि भारत को किस प्रकार के बोर्ड की आवश्यकता है। क्या मैकॉले से प्रेरित जो बोर्ड्स इस देश में चल रहे हैं उस प्रकार के बोर्ड्स की आवश्यकता है, या फिर भारतीय अस्मिता को पुनः गौरव प्रदान करने वाले भारतीय शिक्षा बोर्ड की आवश्यकता है? तो अंत तक आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।